हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट इससे पहले हम केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बायोलॉजी के देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज फिजिक्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें लिखा है परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपका कितना स्कोर बनना है ये भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या लिखी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये पहला नियम होता है। और दूसरा नियम इसमें लिखा नहीं है। दूसरा नियम क्या होता है आप देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही बिंदु में होते हैं, ये दो नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी या फिर बड़ा। चार ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर हो जाएगा आभासी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या लिखी है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये जो टिप यहाँ पे देखिए लिखा है आभासी, आभासी का अर्थ होता है जो हम जिसको इमेजिन कर सकते हैं, इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर कभी आभासी या सीधा लिखा मिल जाए तो ऑप्शन आपको वही टिक करना है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है अपवर्तनांक का एसआई मात्रक है मीटर, सेकेंड, कोई मात्रक नहीं होता है या फिर वोल्ट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अपवर्तनांक में हम जो फार्मूला यूज करते हैं स्पीड 1 स्पीड 2 अपान में। अब क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम है उसके बाद दूसरे मीडियम, तो स्पीड अगर कट जाएगी तो यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं बनेगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है अपवर्तनांक दो चालों का अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है पूर्ण आंतरिक, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही टिक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है ये। लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होता है क्रांतिक कोण से अधिक, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है मानव नेत्र में प्रकाश का फोकस होता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसमें प्रकाश का फोकस कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर, क्योंकि यहाँ पर जब हम मानव नेत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ा हुआ जो किरणें होती हैं, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, तो वहीं पर उसका फोकस होता है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। चार ऑप्शन है, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, प्रिज्म से या फिर दर्पण से। तो स्टूडेंट इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। टिप्स लिखी है वो भी देख लीजिए आप। निकट यानी कि 3 अक्षर आ रहे हैं निकट में, अवतल में 4 अक्षर आ रहे हैं, उत्तल में देखिए 3 अक्षर हैं, दूर के लिए 2 अक्षर हैं। तो यहाँ पर टिप अगर आपके काम आती है तो उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, परावर्तन ये भी कारण होता है, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, इंद्रधनुष में अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों शामिल होते हैं इसमें। तो डी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे देखिए 2 पे ग्रीन है तो समझिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए व्याख्या लिखी है, धारा आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गई। इसे अमीटर से मापा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम धारा को नापते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसपे टिक लगा हुआ है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 8। ओम का नियम संबंधित है
ओम का नियम किस चीज से संबंधित है ये बताना है, धारा से, विभवांतर से, या फिर प्रतिरोध से, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो इसमें तीनों चीज आती है, धारा भी आती है, विभवांतर और प्रतिरोध, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। आपको एसआई मात्रक बताना है प्रतिरोध का, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर जूल। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। यहाँ पे बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। वोल्ट, वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, जूल, जूल मात्रक होता है ऊर्जा का या फिर कार्य का। तो यहाँ प्रतिरोध का मात्रक पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखा यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टिक लगा हुआ है पहले से ही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी चालक तार में या किसी परिपथ में अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा दें तो प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है, जिससे धारा का मान हमेशा कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए व्याख्या लिखी जो हमने बताया है, ओम के नियम I बराबर V बटे R के अनुसार प्रतिरोध और धारा में विपरीत संबंध होता है। विपरीत का मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज अपने आप घटेगी, जैसे प्रतिरोध बढ़ने पर धारा घटेगी। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम से संबंधित, यानी कि किस नियम से संबंधित है, किसके लिए संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जनरेटर से, मोटर से, ट्रांसफर से या फिर बल्ब से। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर से, क्योंकि जो फ्लेमिंग का बायां हाथ होता है, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम होता है, इसमें हम पता लगाते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फोर्स किधर लगा रही है। क्या लिखा है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगाने वाले बल की दिशा बताता है, जो विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बंधवक्र होती हैं, सीधी होती हैं या फिर असमान होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंद वक्र होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा बंद वक्र में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है एक दूसरे को काटती हैं, तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं, सीधी भी नहीं होती हैं, असमान होती हैं। तो यहाँ बंद वक्र वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिखा है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, तांबे से, एल्युमिनियम से, नरम लोहे से या फिर स्टील से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे से। यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या, नरम लोहा आसानी से चुंबकीय और विचुंबकीय हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग अस्थायी चुंबकीय बनाने के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सौर ऊर्जा है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जीवाश्म या फिर नाभिकीय। इसमें जो भी राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, लिखा है सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती और इसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल या फिर कोयला। तो स्टूडेंट देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो आसानी से समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय। लेकिन यहाँ पे अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कौन आसानी से समाप्त हो सकता है। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, जो हवा से होती है। सौर ऊर्जा ये पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, नवीकरणीय है। जल ऊर्जा, यहाँ पर कोयला, कोयला एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको हम अगर यूज करते हैं समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 17, लिखा ऊर्जा का एसआई मात्रक, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, हमने बताया था वाट होता है पावर यानी कि शक्ति का मात्रक, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी में एम्पियर लिखा है जो कि होता है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यहाँ पे देखिए व्याख्या रखी है पूरी। पर 18 लिखा है विद्युत घंटी कार्य करती है स्थैतिक विद्युत पर, विद्युत चुंबक पर, अपवर्तन पर या ऊर्जा संरक्षण पर। तो जो भी ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक पर। यहाँ पे देखिए व्याख्या लिखी है विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो हथौड़े को खींचकर घंटी बजाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है धातु में विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन होते हैं,
इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर इनमें अणु बड़े बड़े होते हैं। तो धातु में विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती हैं? ऑप्शन नंबर बी जो इसमें लिखा है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए व्याख्या लिखिए, धातुओं में बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं और पूरे लैटिस में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या, सामान्य परिस्थितियों में गैसों के पास आवेश ले जाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो कुचालक होती हैं। तो इस तरीके से आज हमने फिजिक्स के जो 4 चैप्टर होते हैं उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के और बायो के और सभी चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए हैं। आपको आई बटन पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेनी है। थैंक यू।